एक मोहल्ले में सुबह सुबह एक घर से बदबू आ रही थी। अब बदबू उस घर से निकल के जब मोहल्ले में फैलती है तो मोहल्ले वालों के लिए अपने कामों को उसी तरीके से करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बदबू तेज थी, नाकों में चुभ रही थी। अब लिहाजा मोहल्ले वाले घर से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद एक दूसरे से पूछताछ करते हैं कि ये बदबू किसके घर से आ रही है। और पूछताछ और छानबीन में पता चलता है कि जो बदबू है उस मोहल्ले के, उस इलाके के सबसे बड़े घर से, सबसे बड़े बंगले से, सबसे रईस इंसान के घर से आ रही है। अब लिहाजा जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बदबू किसी बड़े आदमी के घर से आएगी तो मोहल्ले वाले कर भी क्या सकते थे, उस बदबू को बर्दाश्त करते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, टाइम बीतता है, दोपहर का वक्त आता है, वो बदबू इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू उस जगह से, उस घर से आ रही थी कि अब लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। बदबू इतनी ज़्यादा तेज थी कि लोग न खाना खा सकते थे, ना ही सांस ले सकते थे। उन्हें उस बदबू की वजह से एक तरह से घुटन महसूस होने लगी। अब लिहाजा जो मोहल्ले वाले थे उस बंगले की तरफ आते हैं और आने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से जब कोई रिस्पॉन्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि अंदर से कोई बोले या फिर दरवाज़ा खोले, तो मजबूर हो कि मोहल्ले वाले पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब पुलिस आती है, उस दरवाजे को, उस बंगले के दरवाजे को खटखटाती है, और जब अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर को जो नज़ारा था, जो मंजर था, उसे देखने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी हवा खराब हो गई कि अंदर का जो नज़ारा था इतना ज़्यादा खौफनाक था कि इसके लिए पुलिस वाले अपने रिकॉर्ड में भी कोई चीज़ आज भी ठीक ढंग से बयान नहीं कर पाए कि अंदर का नज़ारा था कैसे। दरअसल जैसे ही पुलिस वाले अंदर कदम रखते हैं, अंदर फर्श पे, अंदर जमीन पे इंसानी शरीर के, अब ये भी कहना उस समय मुश्किल था कि एक इंसान का है या दो इंसान का या फिर कई इंसान का, इंसानी शरीर के लगभग 500 से ज़्यादा टुकड़े पूरे घर में, पूरे बंगले में फैले हुए थे। और एक आदमी उन लाश के टुकड़ों को, उन मांस के टुकड़ों को तेजाब में, एसिड में गला रहा था। अब इस मामले में जब पुलिस ये सारी चीज़ें देखती है और उस आदमी को उठाती है और उठाने के बाद जो पूछताछ करती है, वो पूछताछ करने के बाद जो बातें वो इंसान कबूलता है, जो आदमी सच्चाई बताता है, वो भी अपने आप में पूरे ज़िले के लिए, पूरे शहर के लिए और उस पूरे प्रदेश के लिए आज भी एक चर्चा का विषय है कि एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में, इस सच्ची घटना में कई चीज़ें आपके सामने आएंगी। पहला कि कोई इंसान, कोई आदमी बिना बात के, बिना किसी सबूत के किसी को ब्लैकमेल करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। दूसरा, कोई आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने शहर में रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए कितना गिर जाता है, कैसे कैसे कदम उठा लेता है जो मानवता, इंसानियत, इन सारी चीज़ों को शर्मसार करते हैं। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर हमारे वीडियो पे नए, हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप क्राइम की ऐसी स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं डेली रात के 8:30 बजे, अगर कोई आपदा या विपदा नहीं आ जाती या फिर यूट्यूब ऐसे कुछ काम नहीं कर देता, तो मैं डेली 8:30 बजे ऐसे ही किसी कहानी के साथ आता हूँ जो आपको कहीं ना कहीं इस दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, इस पूरे संसार के बारे में एक आईना, एक नज़ीर देगा कि आज हमारी दुनिया में, हमारे संसार में क्या हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। एक इलाका, एक मोहल्ला है आनंद नगर। उसी मोहल्ले में डॉक्टर सुनील मंत्री, हड्डी के एक जाने माने, पूरे उस जिले में, पूरे होशंगाबाद में सबसे फेमस सर्जनों में एक उनका नाम था। पूरे शहर में उनका रुतबा था, उनका रसूख चलता था, क्योंकि हड्डी के डॉक्टर भी थे, हड्डी के सर्जन भी थे। लोग दूर दूर से उनसे इलाज करवाने आते थे। तो उनका नाम, उनका रुतबा, उनकी कदकाठी न केवल उनके मोहल्ले में थी बल्कि पूरे ज़िले में थी, और कहीं ना कहीं दूर दराज के प्रदेशों में भी उनका नाम उस समय चलता था। सारा काम उनका बहुत सही चल रहा था, चारों तरफ नाम था, लोग इज्जत करते थे, मोहल्ले के लोग भी बड़े प्यार से रहते थे, सबसे मिलना, सबसे जुलना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन 7 फरवरी 2019 उनके घर से अचानक से बदबू आने लगती है। सुबह सुबह जब लोग उठते हैं, उनके पड़ोसी जो थे, तो देखते हैं कि कोई बदबू उनके घर से आ रही है। लिहाजा उन्हें थोड़ा सा घुटन महसूस होती है। लेकिन डॉक्टर साहब की बात थी, उन्हें लगा कि डॉक्टर साहब शायद कुछ कर रहे हो या फिर कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई केमिकल रिलीज़ किया हो। इन्हीं वजह से वो शुरू में उस बदबू को इग्नोर करते हैं।
जाहिर सी बात है, कोई बड़ा आदमी, उसके घर से बदबू भी खुशबू लगती है, कोई पूछने नहीं जाता कि आपके घर से बदबू कैसे। पड़ोसी भी उस बदबू को इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के बाद अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो बदबू इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आने लगी थी उस घर से कि अब पड़ोसियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। उन्हें इतनी घुटन होने लगी थी कि उन्हें लगा कि अगर इस बदबू का निवारण नहीं हुआ, इस बदबू का अंत नहीं हुआ, तो हम दम घुट के ही हम मर जाएंगे, हम सांस नहीं ले सकते, इतनी तेज बदबू आ रही थी। अब मोहल्ले वाले, आसपास के पड़ोसी डॉक्टर सुनील मंत्री के घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स सुनील मंत्री नहीं देते। ना ही कुछ आवाज़ देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, या ना ही कोई शब्द बोलते हैं। ये लोग काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटते हैं और पीटने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब दरवाज़ा खुला नहीं था, मोहल्ले वालों में कौतूहल होता है कि क्या डॉक्टर साहब ठीक हैं, या फिर उनके साथ कहीं कुछ ऐसा हो ना गया जिस वजह से दरवाज़ा ना खोल पा रहे हैं। अब इन्हीं सारे सवालों की वजह से ये मोहल्ले वाले लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस मौके पे आती है, आने के बाद दरवाज़ा खटखटाती है, बेल बजाती है, लेकिन फिर वही अंदर से ना कोई रिस्पॉन्स था, ना वही अंदर से बोल रहा था, ना कुछ कह रहा था। आज मजबूर होके काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद, वार्निंग देने के बाद, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता पुलिस वालों को कि अब क्या करें, तो मजबूर होने के बाद पुलिस वाले दरवाजे को तोड़ते हैं। अब दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब पुलिस वाले अंदर कदम रखते हैं, तो अंदर का जो नज़ारा था, अंदर का जो मंजर था, इतना ज़्यादा खौफनाक था, इतना ज़्यादा बेबस था कि उसे देखने के बाद शायद उस समय आनंद नगर, होशंगाबाद, या फिर कहें यूँ मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए भी ऐसा नज़ारा, ऐसा मंजर इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। दरअसल अंदर इंसानी शरीर के, इंसानी अंगों के 500 से ज़्यादा टुकड़े पड़े हुए थे। अब ये नज़ारा, ये मंजर देखने के बाद पुलिस वालों की हवा ख़राब हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये क्या हम देख रहे हैं, उन्हें तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। लेकिन पुलिस थी, कार्रवाई करनी थी, जांच पड़ताल करना था। तो पुलिस वाले हिम्मत करके बाकी लोगों को बाहर रोक देते हैं कि आप लोग बाहर ही रहिएगा, और खुद हिम्मत करके घर के अंदर एंट्री लेते हैं और डॉक्टर साहब को खोजने में जुट जाते हैं। सारे कमरे छान मारते हैं, डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं चलता। तभी उन्हें वॉशरूम से उस गंध का सोर्स मिलता है कि जो बदबू आ रही है, जो इतनी तेज बदबू फैल रही है, उस घर की वॉशरूम से फैल रही है। लिहाजा पुलिस वाले उस बाथरूम में जाते हैं, और बाथरूम में जाने के बाद जो नज़ारा, जो चीज़ वो देखते हैं, वो शायद बाहर के नज़ारे से कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। दरअसल अंदर डॉक्टर सुनील मंत्री एक इंसान की लाश को, एक इंसान की बॉडी को एसिड में गला रहे थे, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उस टैंक में, उस टब में जिसमें उन्होंने एसिड रखा था, उसी में डाल रहे थे। और लाश जब गल रही थी, जब पिघल रही थी, इसी गलने की, इसी पिघलने की बदबू पूरे घर में फैल रही थी, घर से निकल के पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। अब पुलिस वालों के पास, पूरे मोहल्ले वालों के पास और हमारे आपके पास सेम सवाल, और वो भी यही कि अगर इतना नामी गिनामी डॉक्टर किसी इंसान को गला रहा है, किसी इंसान को मार रहा है, तो क्यों मार रहा है? और 500 टुकड़े जिस इंसान के किए गए हैं, या एक इंसान है या फिर कई इंसान हैं, वो 500 टुकड़े आखिर हैं किनके? वो शख्स कौन था जिसका मर्डर इस नामी गिनामी डॉक्टर ने किया? और डॉक्टर ने मर्डर करने के बाद ऐसे घिनौने तरीके से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। अब इन सारे सवालों के जवाब डॉक्टर सुनील मंत्री ही दे सकते थे। तो जाहिर सी बात है, पुलिस उन्हें उठाती है, उठा के पुलिस स्टेशन लेके जाती है, और लेके जाने के बाद जब इनसे पूछताछ करती है, तो जो कहानी निकल के सामने आई, वो कहानी भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली। दरअसल सुनील मंत्री अपनी वाइफ के साथ इसी बंगले में खुशी खुशी रहा करते थे। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी। लेकिन साल 2017 से ही इनकी वाइफ की जो तबीयत है, वो डे बाय डे खराब होती चली गई। वाइफ की बीमारी, वाइफ की तबीयत जब गिरती चली जाती है, डॉक्टर साहब जगह जगह इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से ना कोई लाभ होता, ना कोई फ़ायदा होता है, ना इनकी वाइफ की तबीयत ठीक होती है। और तबीयत खराब होने के चलते साल 2018 में, अप्रैल महीने में, इनकी जो वाइफ थी सुषमा मंत्री, इनकी डेथ हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। लेकिन मरने से पहले अपने लास्ट के कुछ सालों में जो सुषमा मंत्री हैं, सुनील मंत्री की वाइफ, वो अपने ही घर में एक बुटीक चलाया करती थी। क्योंकि डॉक्टर साहब अपने काम पे निकल जाते थे, ये सुषमा मंत्री बोर होती थी, तो इन्हें लगता था कि हम बुटीक चलाएंगे तो शायद थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और समय भी कट जाएगा, थोड़ी बहुत परिवार में मदद भी हो जाएगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे।
इस वजह से ये लास्ट दिनों में एक बुटीक चलाती थी और इनके साथ एक लड़की, एक महिला भी थी जो इसी बुटीक में इनका हाथ बटाया करती थी, इनके साथ सामान वगैरह देने में मदद करती थी। अब जब ये महिला सुनील मंत्री की पत्नी सुषमा मंत्री, इनकी डेथ हो जाती है तो कायदे से सब उन्हें कहते हैं डॉक्टर साहब को कि अब तो बुटीक चलाने वाला कोई बचा नहीं, आप इस बुटीक को बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, ये जो महिला, जो लड़की इस बुटीक को चला रही है, इसके पेट पे लात पड़ जाएगी, लिहाजा मैं बुटीक बंद नहीं करूँगा, ये बुटीक इसे ही हैंड ओवर कर दूंगा। ये बुटीक आएगी, चलाएगी, जो भी पैसा, जो भी अमाउंट इससे निकलेगा, जो भी फायदा निकलेगा, इसका कुछ हिस्सा मुझे भी हैंड ओवर कर देगी, हम दोनों के घर में इनकम बढ़ी रहेगी। अब इसी वजह से जो सुनील मंत्री हैं, इस महिला को, इस औरत को उस जगह से, उस बुटीक से निकालते नहीं हैं, बल्कि उसी के नाम बुटीक करके, उसी के टाइटल पे अब ये बुटीक चलवाने लगते हैं। अब समय बीतता जाता है, जो इस महिला का लाइफ स्टाइल है, जो जीने का तरीका है, जो गरीबी थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब ये बात जब इसका पति देखता है, जिसका नाम था बीरेंद्र पचौरी उर्फ बीरू, जब बीरू ये चीज़ देखता है, इस महिला का जो पति है, कि मेरी वाइफ की अचानक से लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। अब लिहाजा लाइफ स्टाइल चेंज होने के दो कारण थे। हो सकता है कि जो बुटीक पहले ये एज ए असिस्टेंट काम करती थी, अब इसकी एक मालकिन हो गई थी, तो शायद ज़्यादा पैसे मिल रहे हों। या फिर जो दूसरा कयास इसके पति ने लगाया कि शायद मेरी पत्नी की और डॉक्टर सुनील मंत्री की नाजायज़ संबंध है और ये पैसा, ये रुतबा सुनील मंत्री ही से दे रहा है। अब ये बात बीरू को इतनी ज़्यादा नागवार हो जाती है कि बीरू जाता है डॉक्टर सुनील मंत्री के पास और उन्हें कहता है कि आपके और मेरी वाइफ के जो संबंध है वो मैं जान गया हूँ। अब डॉक्टर साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बीरू एक बात नहीं सुनता और जिद पे अड़ा रहता और कहता है कि मैं आपको सबके सामने एक्सपोज करूंगा, आपकी इस काली करतूत को सबके सामने लाऊंगा। अब डॉक्टर सुनील मंत्री पूरे जिले के, पूरे उस प्रदेश के, कहना गलत नहीं होगा, एक नामी गिनामी डॉक्टर थे। पैसे, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत छोटी थी, लेकिन उनका जो नाम था, उनका जो रुतबा था, उम्र उनकी 53 साल से ज़्यादा थी, कुछ ही सालों में उनको रिटायरमेंट लेना था। ऐसी हालत में, ऐसे सिचुएशन में अगर इस तरह के कलंक उनके ऊपर लगेंगे तो पूरे ज़िले में उनकी थू थू होगी। अब इस वजह से डॉक्टर सुनील मंत्री डर जाते हैं और बीरू को काफ़ी देर तक समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, बस मेरी वाइफ की असिस्टेंट है, इस वजह से मैंने रख लिया। लेकिन बीरू न कोई बात सुनता है, न कोई बात मानता है। वो ब्लैकमेलिंग और धमकी देने लगता है और कहता है कि मैं आपको एक्सपोज करूँगा। अब ये बात सुनील मंत्री को नागवार होती है कि एक आदमी ऐसा भी है जिसकी वजह से सुनील मंत्री की रेपुटेशन जो पूरे ज़िले में वो खराब हो सकती है। अब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बढ़ता रहता है, सुनील मंत्री पैसे वगैरह देता रहता है और एक दिन इसी साल 2019 में 2 फरवरी को ये फिर से जब ब्लैकमेलिंग करने आता है, धमकी देने आता है घर पे और कहता है कि मैं आपको एक्सपोज करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा। अच्छा, इसमें भी कई बातें, अगर आपकी वाइफ, बीरू की वाइफ को इनको लगता है कि मेरी वाइफ इस चीज़ में है, इनको उस जगह से अपनी वाइफ को रोक देना था कि आप उस घर में नहीं जाएंगे। लेकिन इसकी वाइफ बराबर उसके सुनील मंत्री के घर में आके बुटीक चला रही थी और इधर उसी का पति बीरू आके ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये बात जब 2 फरवरी को सुनील मंत्री से वो बोलता है कि मैं आपको एक्सपोज करूँगा, मुझे ये पैसे चाहिए, तो सुनील मंत्री कहते हैं कि आप पैसे क्या करोगे, पैसे बार बार लोगे, इससे अच्छा आप मेरे ड्राइवर की नौकरी कर लो और मैं आपको 16,000 रुपये हर महीने दूंगा। अब ये बात जब बीरू सुनता है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं। जो इसका प्लान था, जो ये चाह रहा था पैसे वगैरह, अब इसका हर मंथली एक सोर्स बन गया था। बीरू भी खुशी खुशी मान जाता है और बात जो तय होती है कि 16,000 रुपये पर महीने से 4 फरवरी को, आज 2 तारीख की दिनांक थी, 2 तारीख की तारीख थी, 4 फरवरी से आप आएंगे और गाड़ी चलाएंगे। बीरू खुशी खुशी अपने घर जाता है, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन डॉक्टर सुनील मंत्री के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसको नौकरी पे रखने के बाद सुनील मंत्री जो है वो जब ये आता है, ज्वाइन कर लेता है, 1-2 दिन बाद सुनील मंत्री हार्डवेयर की शॉप पे जाते हैं और वहाँ से 3 आरी और एक लकड़ी का कुंदा खरीदते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर एक केमिकल की शॉप पे जाते हैं, वहाँ से HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों अपने आप में बेहद तेज प्रवृत्ति के, इनका pH वैल्यू काफ़ी कम होता है, बेहद तेज एसिड माने जाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो इनके मिक्सचर से, इनके मिश्रण से जो एसिड तैयार होगा
वो एसिड ऐसा होगा कि अगर इसमें आपकी स्किन पड़ जाए तो मात्र 3 से 4 सेकंड में आपकी स्किन और ऊपर के मांस को गला देगी और कुछ ही घंटों में, 1-2 घंटों में पूरी हड्डी गल जाएगी। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद डॉक्टर सुनील मंत्री अपने घर पे आते हैं, सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं और सही समय सही तारीख का इंतज़ार करते हैं। अब इधर बीरू की इतनी ज़्यादा किस्मत खराब कि 8 तारीख को इसके दांत में दर्द होता है और जो डॉक्टर साहब थे वो हड्डी के डॉक्टर थे। अब डॉक्टर साहब के दिमाग में आइडिया आ जाता है कि इसको मारना कैसे, रास्ते से हटाना कैसे। लिहाजा डॉक्टर सुनील मंत्री कहते हैं कि देखो मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ और दांत भी एक हड्डी होती है, तो मुझे पता है कि इसमें करना क्या है। एक चीरा लगाना, एक छोटा सा ऑपरेशन करना है और दांत ठीक हो जाएगा। इसके बाद ड्राइवर साहब भी मान जाते हैं, बीरू मान जाता है। इसके बाद जो सुनील मंत्री हैं उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं। बीरू बेहोश हो जाता है और जैसे बीरू बेहोश होता है, जो सर्जिकल नाइफ होती है जिससे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जो ऑपरेशन करने वाली नाइफ होती है पतली सी छोटी सी, उसी नाइफ से, वो नाइफ लिहाजा बहुत ज़्यादा तेज भी होती है, उसी नाइफ से इसका गला काट देते हैं। और गला काटने के बाद जब ये मर जाता है, सारा खून निकल जाता है, सारे खून को ऐसी जगह पे इसका गला भी काटते हैं कि खून नाली के रास्ते बाहर निकल जाए और कुछ अवशेष, कोई सबूत, कोई सुराग मिले ना। अब मर्डर कायदे से कर चुके थे, अब इन्हें लाश को ठिकाने लगाना था। अगर लाश ही नहीं मिलेगी, मैंने अपने कई स्टोरीज में बताया कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो आप चाहकर भी मर्डर स्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि मर्डर होने के लिए लाश का मिलना जरूरी है। अब इसके बाद उन HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को ये एक बड़े से लोहे के कंटेनर में उड़ेलते हैं, दोनों केमिकल्स को मिक्स करते हैं, उनका रिएक्शन होता है और एक बेहद तेज एसिड बनता है। अब ये लाश के उन्हीं आरियों, उन्हीं कुंदों में 8 तारीख से लाश को काटना शुरू करते हैं और काटने के बाद, माफ़ कीजिएगा, 6 तारीख को लाश को काटना शुरू करते हैं। शाम से काटते हैं और सुबह तक काटते हैं और काटने में ये 3 आरी और एक कुंदे की मदद से लाश के 500 से ज़्यादा टुकड़े करते हैं। लाश के टुकड़े करने के बाद एक एक टुकड़े करते जाते थे, उसी एसिड में फेंकते जाते थे और हड्डी, मांस से सारी चीज़ें रात भर में कुछ हिस्सा गल गया था, कुछ हिस्सा बचा था। अब इसी गलाने के चक्कर में जब ये बदबू पूरे मोहल्ले में फैलती है, मोहल्ले वाले कंप्लेन करते हैं, पुलिस आती है, इन्हें उठाती है और उठाने के बाद ये सारी बात ये कबूलते थे। अब इस समय भी पुलिस के पास 2 मुश्किलें थी। पहला, जो बीरू था, इन्होंने बताया डॉक्टर सुनील मंत्री ने कि जो लाश ये बीरू की है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत उस समय था नहीं कि बीरू की है, क्योंकि बीरू का जो सर है, इन्होंने सबसे पहले सर को ही रात में ही गला दिया था। अब सर, चेहरा, ये सारी चीज़ें हैं नहीं, तो पहचान के लिए DNA चाहिए और DNA भी उन्हें उस तेजाब के उससे लेना था। पुलिस वालों के पास जब पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो बड़ी मुश्किल से एक एक बॉडी पार्ट को उस ड्रम से निकाला जाता है और निकालने के बाद फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। और उस लगभग मान के चलिए कि 30 से 40 लीटर एसिड रहा होगा, वही मर्डर वेपन था, तो उस एसिड को भी बड़ी मुश्किल से संभालते हैं, सारी चीज़ों को समेटते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी किसी के हाथ पे गिर जाता तो उसकी भी वही हालत होती। इन सारी चीज़ों को समेटते हैं और ले जाके कोर्ट में ये सारी चीज़ें सबमिट करते हैं। अब ये खबर, ये न्यूज़, ये बात जब निकल के सामने आई तो होशंगाबाद, आनंद नगर, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पूरे देश में भी और विदेशों में भी जिसने भी सुना, उसको इस बात पे बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, हैरानी करने वाली बात ये थी कि एक इंसान के सबसे ज़्यादा टुकड़े करने का जो रिकॉर्ड है वो इसी डॉक्टर सुनील मंत्री के नाम है अपने देश में। बहुत सारे मर्डर हुए, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े, 31 टुकड़े, अभी कुछ दिन पहले मैंने 31 टुकड़ों की कहानी सुनाई थी, लेकिन 500 से ज़्यादा टुकड़े जो कि उसने गिने, पुलिस वालों ने गिने, और कई टुकड़े, कितने टुकड़े ऐसे थे जो तेजाब में गल गए, उसकी कोई गिनती ही नहीं। तो 500 से ज़्यादा टुकड़े करने का जो रिकॉर्ड है एक इंसान का, वो सुनील मंत्री के ही नाम है। तो एक तरह से इस रिकॉर्ड की वजह से भी कहानी, किस्सा काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ और एक शक या फिर एक ब्लैकमेलिंग के चक्कर में एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस कहानी में कई चीज़ें सीखने को हैं कि अगर आपको किसी पे शक था तो आप अपनी वाइफ को रोक सकते थे कि आप वहाँ पे मत जाइए, या फिर आप एक लीगल मुकदमा, अच्छा आप इस पर कुछ कर भी नहीं सकते, अगर दोनों राजी हैं तो आप क्या ही करेंगे। जाहिर सी बात है, आप खुद की भी इज्जत बचाइए और उसकी भी इज्जत बचाइए। अगर चीज़ें बैठ के प्यार से समझी जा सकें तो वो चीज़ें ज़्यादा यूजफुल होती हैं, क्योंकि कई बार इंसानी दिमाग है, किसी की भी ऊपर बहक सकता है, फिसल सकता है, लेकिन अगर आप समझाएंगे, प्यार से बात करेंगे, तो शायद कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई कंक्लूज़न निकल सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया।
और अंत में अपनी जान गंवाई, तेजाब से अपने शरीर को गलवाया और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सुनील मंत्री ने जो रास्ता चुना, ये रास्ता भी बेहद खौफनाक था। अगर ये सही थे तो ये चाहते तो FIR कर देते कि मुझे फला ब्लैकमेल कर रहा, लेकिन इन्होंने खुद निपटाने की सोची और बुढ़ापे के आखिरी सालों में अब ये जेल में ही रहेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रोज़ 8:30 बजे अगर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो ऐसी सेंसिटिव टॉपिक्स पे होती हैं कि यूट्यूब उन्हें रोक देता है पब्लिश होने से पहले। तो इस वजह से कई बार टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा सा एडिट करके फिर से डालता हूँ, कई बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, कई बार शूट करना पड़ता है। तो अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो 8:30 बजे मैं डेली लेके आता हूँ। जैसे अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।